25 से 30 जो हमारा कार्यकाल होगा एक ऐसी औद्योगिक क्रांति का होगा, एक भी व्यक्ति यहाँ से पलायन नहीं करेगा, मैं ऐसा विश्वास नहीं। कुछ लेफ्टिस्ट टाइप के लोगों से मिल रहे हैं, एंटी नेशनल्स लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ जाकर के आप उस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये मनोदशा लेके कोई क्या सोचता है कि हम बिहार के चाहे देश के राजनीति में हम काम करेंगे? ऐसे लोगों को जनता नहीं टिकने देगी और जनता यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। 7 से ऊपर जाइएगा तो मेरी तो कोशिश रहेगी ना कि हम ज्यादा रहें, पीछे तो नहीं जाएं। आप शराबबंदी के इस फॉर्मेट के समर्थक हैं? निश्चित तौर पर। आपने बोला कि अगर हमको नहीं देते हो तो एनडीए को दे दो और इनको नहीं जिताओ, तो एक व्यक्ति को टारगेट किए, जनता ने कहा कि अच्छा आप ऐसा करते, सबक सिखाया, उनको जिता दिया। राहुल जी को बना दिए कैसे सारथी बना दिए, और बेचारे सीएम को रात में सपना देखते हैं और सुबह उनका सपना टूट जाता है। और ये संवाद स्थापित करके योजना लागू हुआ, जनता की मर्जी से हुआ है, कोई जबरदस्ती जनता पर थोपा नहीं किया। जीतन राम मांझी जी ने कहा कि थोड़ी थोड़ी पिया करो और इसको सरकार जो है इसको माफ कर दे, आप भी इसके समर्थक हैं? सीमांचल की एक तरीके से कहे कि अघोषित राजधानी पूर्णिया में संतोष जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला और आप पूर्णिया तक पहुँचे। आपकी सरकार कहती है कि 5 घंटे में कभी पहुँच जाइए, लेकिन पटना से 5 घंटे में पूर्णिया पहुँचना बड़ा कठिन काम है, टफ काम है। तो संतोष जी, सबसे पहले हम स्वागत आपका करेंगे और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तो सीमांचल की जो बात करते हैं, हालांकि आपकी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं रहा है। जो हम पिछले विधानसभा चुनाव को ही देखें तो एक सीट पर कसबा पर आपके उम्मीदवार खड़े हुए थे यहाँ से, और वो भी जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि आप दूसरे लोग जो है वो पटना बैठे कॉन्क्लेव करा रहे हैं, बहुत आसान काम है हमारे लिए पटना में बैठे कॉन्क्लेव करा लेना। लेकिन हमने पूर्णिया को इसलिए चुना, सीमांचल को इसलिए चुना कि कहीं ना कहीं ये बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है। और ठीक है, आपकी सरकार जब आप जिस गठबंधन में अभी मंत्री हैं, उस सरकार जब आई तो उसने ढेर सारा काम यहाँ पर किया, विश्वविद्यालय आ गया यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और दूसरी फैसिलिटीज आई, थोड़ा बहुत औद्योगिक विकास हुआ। लेकिन सबसे पिछड़ा इलाका अभी भी है। सबसे ज़्यादा बाढ़, पलायन, शिक्षा की कमी, तमाम सब कुछ देखने को अगर कहीं मिलता है तो सीमांचल में देखने को मिलता है हमको। आखिरकार क्यों नहीं विकास हो पाया यहाँ का जो होना चाहिए? संतोष जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है हमारा। बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको, आपकी पूरी टीम को मेरी शुभकामना है। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके माध्यम से मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे सीमांचल के क्षेत्रों में, तो आपको पुनः धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्ति, खास करके माननीय मंत्री और माननीय पूर्व सांसद जी, सभी को मेरा आभार, प्रणाम। और निश्चित तौर पर बिहार बदल रहा है। यहाँ आर्थिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, खास करके सिलीगुड़ी से जुड़ता है, तो हम समझते हैं कि यहाँ पोटेंशियल बहुत है। कुछ कारण से पहले रहा होगा, उस समय जब जंगल राज जो होता था 2005 से पहले, उस समय ये दूसरे कारणों से डिस्टर्ब इलाका था, तो उस कारण से कुछ हम समझते हैं विकास में पिछड़ गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पूर्णिया आज भी आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है और पूर्णिया में पोटेंशियल है, और पूर्णिया तीव्र गति से विकसित करने वाला जिला भी है। और पूर्णिया से एक नई आवाज़ निकलती है जो पटना तक जाती है और एक तरह से माध्यम का काम करता है। तो हम समझते हैं पूर्णिया को आप इस तरह से नहीं आके, हर तरह के काम हो रहे हैं। पटना से जाने की बात है तो आप उस समय की बात करिए कि पूर्णिया जाने के लिए कोई रोड से सोच नहीं सकता था, और अभी हमारी सरकार काम कर रही है। पहले भी रोड बहुत अच्छे थे, थोड़ा सा मैंने देखा है कि रोड में परेशानी हुई है, तो समय आने दीजिए, वहाँ भी ठीक हो जाएगा। ट्रेन से भी लोग 4 घंटे में पटना चले जाएंगे। अब हवाई जहाज़ की सेवा शुरू होगी तो आधे घंटे में लोग चले जाएंगे। तो हम समझते हैं जो राजधानी से कनेक्टिविटी है तो विकास अपने आप होगा। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, यहाँ के क्षेत्र के लिए बहुत काम किए हैं। हाँ, पिछड़ा क्षेत्र है और गरीब लोग भी यहाँ रहते हैं, खास करके मुस्लिम मतदाताओं में भी जो गरीब लोग होते हैं वो भी, जैसे अंसारी वर्ग के और भी जो उनके पिछड़े लोग होते हैं वो भी रहते हैं। उसके बावजूद भी पूर्णिया अपने आप में एक अलग स्थान रखता है जो पूरे देश में जाना जाता है। तो हम उस तरह से नहीं लेंगे, हम इस तरह से लेते हैं पॉजिटिव वे में कि पूर्णिया को हमको आगे बढ़ाना है। संतोष सुमन जी, दिक्कत ये है ना कि आप या आप जिस गठबंधन के नेता हैं, आप
वहाँ के लोग अभी भी 2005 की मानसिकता में जीते हैं। आप कंपैरिजन करते हैं 2005 से, 2005 और 25 में 20 साल का फर्क है। अब एक आदर्श स्थिति से आपको एक आदर्श स्थिति जो होनी चाहिए उससे आपको कंपैरिजन करना चाहिए, कि उससे तुलना करना चाहिए कि पूर्णिया या किशनगंज या कटिहार या अररिया की क्या स्थिति है। सिर्फ पूर्णिया शहर में हमें दिखता है या आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा है, लेकिन अभी आप देखेंगे बाढ़ की जो स्थिति है, यहाँ पर कटाव की स्थिति है, विस्थापितों की जो संख्या है, आप कटिहार जिले में चले जाएँ, अररिया में आप चले जाएँ, दूसरे जगहों पर चले जाएँ, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में अगर पलायन कहीं से होता है तो इस इलाके से पलायन होता है। भाई आप 1 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, आप पलायन नहीं रोक पा रहे हैं, यहाँ से कैसे चलेगा? यहाँ का विकास कैसे होगा? देखिए सही बात है, लो लेवल एरिया है, जैसे कि बिहार का खगड़िया है, आपका भागलपुर का इलाका है, पूर्णिया भी है, कटाव होते हैं। ये आपदा और ये हमारी सामने चुनौतियां हैं, लेकिन हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसको सॉल्व करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए सारी कोशिश की है। और पहले की अपेक्षा आप देखेंगे तो बहुत सुधार हुआ है। हम वो जंगल राज की बात नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन आप देखें कि क्या विकास नहीं हुए हैं क्या? यहाँ पर आप ही ने बोला कि यहाँ यूनिवर्सिटी खुले हैं, एयरपोर्ट खुलने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है। और एक जो अभी जो हमारी सरकार चल रही है, एक औद्योगिक नीति लाई है और सब लोगों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप आकर के उद्योग खोलें, और यहाँ पोटेंशियल है तो यहाँ निश्चित तौर पर उद्योग खोलेंगे। जो पलायन की आप बात कर रहे हैं तो पलायन भी रुकेगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो जब रोज़गार मिलेगा, पलायन रुकेगा और सरकार नौकरी की आप बात कर रहे हैं, तो हमने जो वादा किया था पिछले बार कि 10 लाख के आसपास नौकरी देंगे और रोज़गार देंगे, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग इस बार तो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो 1 करोड़ बात कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार जब कुछ बोलती है तो कोई हवा में नहीं बोलती है, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं इसलिए कि जो औद्योगिक पॉलिसी आई है और जिस तरह से शहर डेवलप हो रहा है, और ये रिमोट एरिया है, सीमावर्ती इलाका है, तो इस पर भी ध्यान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। तो हम समझते हैं बिहार को हम लोग ने संकल्प कर लिया है कि बिहार को आगे बढ़ाना है, तो समय तो देना होगा। जो बिहार मिला वो बिहार पहले समझिए कि गड्ढों में था, उसको धीरे धीरे हम लोग समतल बनाने की बात किए, फिर उसको बनाने के बाद ट्रेवल बना के धीरे धीरे आगे बढ़ना। कहने का मतलब है कि एक ऐसा बिहार था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई इधर पूर्णिया तो आता ही नहीं होगा उस समय, पूर्णिया के नाम सुन के ही लोगों कैसी बात आप कर रहे हैं? यानी आपको लग रहा था कि पूर्णिया में कोई आदमी तो रहता नहीं रहते थे, लेकिन डर के माहौल में रहते थे। कोई अलग अलग देश टाइप मामला था क्या? कि यहाँ देश नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना, आप तो गया के रहने वाले हैं, मैं गया में भी लोग, आप तो जान रहे हैं उस इलाके को अच्छी तरह से, कैसा क्या माहौल था, आज गया कैसा है। तो बिहार के हर क्षेत्र में आप जाइए, हर जगह माहौल शांति हो। पहले वातावरण बनाना पड़ता है। आप इंडस्ट्रीज को ऐसे नहीं आता है, उसके लिए आपको उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, आपको बिजली की सुविधा मुहैया करानी होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना होगा। तो हमने सब चीज़ ठीक कर दिया है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ 25 से 30 जो हमारा कार्यकाल होगा, एक ऐसी औद्योगिक क्रांति का होगा, एक भी व्यक्ति यहाँ से पलायन नहीं करेगा, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। संतोष भाई जी हमारे साथ, संतोष जी मेरे साथ, मेरे जैसे आदमी के दिमाग में, जहन में एक बात हमेशा आती है। अभी हमने देखा कि नीतीश कुमार जी की कैबिनेट ने, आपकी सरकार ने ये पास किया कि हम जो उद्योग लगाने आएंगे उनको हम मुफ्त में 10 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ जमीन देंगे। आपने लैंड बैंक बनाया। हमारे जहन में सवाल ये उठता है कि यार ये काम 2005 में, 2010 में होना चाहिए था, ये 2025 के चुनाव से पहले क्यों आपको याद आ रहा है बात? देखिए, मैं आपको बोला ना कि गड्ढों का बिहार था, और उसको सबसे पहले तो आपको मोटरेबल, कहने का मतलब है कि वातावरण तैयार करना है, समय लगता है। अब बिगाड़ना बहुत आसान है, उसको बनाना बहुत कठिन काम होता है। आप कोई भी चीज़ को बिगाड़ सकते हैं, 1 मिनट में आप चाहेंगे कोई चीज़ तोड़ सकते हैं, लेकिन उसको फिर से बनाना, तो बिहार को बनाने में एक हमारे नीतीश कुमार जी शिल्पकार हैं, वो धीरे धीरे बनता है ना। पहले विश्वास बनाया। हम लोग जब पहले पढ़ते थे दिल्ली में, तो बोलता था लोग ये बिहारी, हम बोले कि हम बिहार से आए हैं, हम एमए किए हुए हैं, चाहे पीएचडी किए हुए हैं, कितने में सर्टिफिकेट खरीदा। ये बिहार के लोगों की सोच थी, बाहर के लोगों के बिहार के बारे में। हम यूनिसेफ में काम किए हैं, आपको मैं विश्वास कहता हूँ कि उन लोग जब आते थे बाहर से लोग, तो उनको लिखा रहता था कि 5 बजे से पहले आपको बिहार, इस इलाके को छोड़ के पटना चल जाना है। अगर 5 से ज़्यादा हो गया तो आपको कहीं पर रुक जाना है, गया रुक जाइए चाहे कहीं रुक जाइए। तो लोग डरे रहते थे। तो वो बिहार को मैंने वो शांति हम लोग दिए, वो वातावरण तैयार किए। अब समय, सही समय है,
और जनता हम लोग पर विश्वास कर रही है और जनता मान चुकी है कि एनडीए की सरकार ही कुछ कर सकती है। और एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। और प्रधानमंत्री जी पूरे देश नहीं, पूरे हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में एक शक्ति के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं। जब दो कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो आप मानिए कि 25 से 30 आपकी सारी भ्रांति दूर हो जाएगी। 25 से 30 फिर से नीतीश। ये तो इसमें कुछ कहने की बात थोड़ी है, एग्जैगरेशन नहीं है, ये रियलिटी है। अमित शाह जी कहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में तय करेंगे। ऐसा उन्होंने नहीं बोला। हम लोग जब भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको मैं बताता हूँ, 20 का चुनाव आपको ही पता है, जब जनता दल यूनाइटेड को कम सीट आया और भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि इनको नेतृत्व में लड़ेंगे, मैं भी उस मीटिंग में था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग सरकार चलाइए, अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे सीएम बनना चाहिए। सब ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, सब ने बोला कि नहीं, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, आपके अंदर क्षमता है, जनता आप पर विश्वास करती है, आपको मुख्यमंत्री बनना होगा। एक जबरदस्ती हम लोग ने प्रेशर दिया, वो इस पद को एक्सेप्ट किए। तो हम लोग कोई खोखली बात नहीं कहते हैं। भ्रम फैलाने के लिए कुछ लोग सड़क पर घूम रहे हैं, नए नए अभी आए हैं, तो फैशन भी होता है। नया जब कोई व्यक्ति आता है ना, तो राजनीति को भी फैशन समझ लिया कुछ लोग। समाज सेवा नहीं, फैशन है, लगता है समाज सेवा एक फैशन है। क्या कष्ट है कभी जाकर के उस भुइयाँ टोली में जाए, कोई एसटी के टोला में जाए, वहाँ जाकर के उनके साथ खाना खाए, वो पहाड़ों के तलहटी में जाकर के बैठे, उनके साथ रात बिताए, मच्छर काटेगा तो कैसा उनको लगेगा, तब पता चलेगा कि समाज सेवा किसको कहते हैं। तो समाज सेवा को फैशन के रूप में आप एक ओकेजनली आते हैं चुनाव के बाद, उसके बाद विदेश में, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी के विदेश दौरे का एक सर्वे आया था कि कितने दिन विदेश में रहे और किन नेताओं से मिले। प्राइवेट विजिट में आप जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फैमिली विजिट में बताते नहीं कि हम जाते हैं। वहाँ जाकर के अब वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं, कुछ लेफ्टिस्ट टाइप के लोगों से मिल रहे हैं, एंटी नेशनल्स लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ जाकर के आप उस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये मनोदशा लेके कोई क्या सोचता है कि हम बिहार के चाहे देश के राजनीति में हम काम करेंगे? ऐसे लोगों को जनता नहीं टिकने देगी और जनता यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। और 25 में वो कांग्रेस जो सपना देख रही है यहाँ, उसके एक आदमी क्या चीज़ से तुलना की है? केरल के उन्हीं के लोग, क्या बिहार को, आप भी बिहारी हैं, आपको अच्छा लगा? नहीं, अच्छा नहीं तो लगा बिहारी हो रही। तो आप समझिए, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने माफी मांगने से नहीं, आप गलती कर दो, माफी मांगने से हो जाता है। तो हम समझते हैं उनके ऐसे माइंडसेट है। अभी देखिए कि अभी हाल के दिन में एआई टूल्स का इस्तेमाल करके किस तरह की बात किया जाता है। आप माता बहनों का सम्मान नहीं करेंगे, अब बिहार को आप बदनाम कर रहे हैं। अब बिहार के मंच पर आपका कार्यकर्ता कुछ अब शब्द कहता है तो आपको आगे आके माफी मांग लेना चाहिए, इसमें कौन सी गलती? तो ये जो ईगोइस्ट हैं लोग, ईगो लेके चल रहे हैं, एक पॉलिटिकल समझिए कि टूरिज्म पर आते हैं और कहते हैं कि बिहार तो वो धरती है कि लोगों को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बिहार वो धरती है कि पहला गणराज्य है। बिहार को कोई, बिहारियों को कोई समझा सकता है? बिहार में सबसे यूपीएससी थे, पूरे देश में हर जगह हमारे लोग हैं और हर जगह लीड कर रहे हैं। दुनिया में भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब जाके हर जगह तहलका मचा रहे हैं। तो बिहारियों को लोग सोचता है कि बेवकूफ़ बना देंगे, ऐसा बात। बेवकूफ़ बिहारियों को नहीं बनाएंगे तो दूर के, तो अलग बात है। और उस पर उसका जवाब हम उनसे मांगेंगे, इसी कार्यक्रम में मांगेंगे कि क्या वाकई बेवकूफ़ आप बना रहे हैं, या संतोष मांझी जी जो है वो गलत तरीके से आपकी बात को, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है आप देखिए, सीमांचल की बात हम करते हैं ना। अभी कुछ दिन पहले, आप पिछले साल, कुछ महीनों पहले, पिछले साल की बात है कि यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ। दुलालचंद गोस्वामी जी हमारे साथ बैठे हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे पुराने मित्र हैं। लेकिन 4 सीट है सीमांचल में, इसमें से 1 सीट केवल आप बचा पाए। 3 लोकसभा की सीट जो है ना वो हार गए आप। किशनगंज हारे, अररिया हारे, कटिहार हारे, उसके बाद जो अररिया में, सॉरी माफ करेंगे, वहाँ प्रदीप सिंह जी हैं सांसद, एक किशनगंज हारे, अररिया हारे और कटिहार हारे, अररिया हारे, कटिहार हारे और पूर्णिया हारे। तो आप कैसे ये अपेक्षा करते हैं कि विधानसभा चुनाव में परिणाम जो है कुछ अलग होगा? देखिए, पूर्णिया की जहाँ तक बात करते हैं तो आप जानते हैं कैसे चुनाव हुआ। पूर्णिया में जो महागठबंधन के कैंडिडेट थी माननीय श्रीमती बीमा भारती जी, अब उनका क्या हर्ष हुआ? आप समझ सकते हैं कि जनता किस ओर इशारा कर रही है। आपने बोला कि अगर हमको नहीं देते हो तो एनडीए को दे दो और इनको नहीं जिताओ। तो एक व्यक्ति को टारगेट किए, जनता ने कहा कि अच्छा आप ऐसा करते, सबक सिखाया, उनको जिता दिया।
तो एक सीट है, हम ऐसा नहीं है कि किशनगंज का सीट जी की बात आप कर रहे हैं, कटिहार हम जीते हैं, पिछली बार कटिहार हम जीते थे और अगली बार हम जीतेंगे। और विधानसभा मैं बताता हूं कि ये विधानसभा अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक इसलिए होने वाला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यकाल रहा है 20 साल का कार्यकाल, पहला कार्यकाल आप देखेंगे तो शांति का प्रतीक था, हमारी बेटियां साइकिल लेके निकल गई। दूसरा कार्यकाल में उन्होंने काम किया, बहुत सारे ऐसे काम का शुरुआत किया जो आज भी नज़ीर पेश करती है। ये जो कार्यकाल है ये अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए होने वाला है कि इस कार्यकाल में हमने वो काम किया है जो कोई सोच नहीं सकता है, कल्पना नहीं कर सकता है। हम तो ठीक है, हम अपनी बहनें के लिए, अपनी माताओं के लिए हम रिजर्वेशन आरक्षण बढ़ाए, हर जगह आरक्षण दिए। इस बार हमने वो काम किया कि जो हमारे एक एक घर की, हमारी एक बहन, चाहे हमारी एक बेटी, चाहे हमारी एक जो भी हैं परिवार के अंग हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम उद्यमी बनाएं। हर घर में एक उद्यमी क्रिएट करें और एक उद्यमी बनेंगी और हर घर के एक घर से 10 रोजगार पैदा होगा और कई को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। कोई प्लान नहीं करे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक गेम चेंजर है, एक ऐतिहासिक है और हम 2,10,000 रुपया का मदद करने वाले हैं। आप लोग को फ्री बीज का भरोसा है ना? नीतीश जी पूरी जिंदगी राजनीति उन्होंने की, पूरे समय ये कहते रहे कि फ्री में बिजली कहाँ से देते हैं, लेकिन इस चुनाव में इतनी घबराहट बेचैनी है कि आपने 125 यूनिट फ्री कर दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की मांग जमाने से की जा रही थी, चुनाव से पहले आपने 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया और अब लोगों को 10,000 रुपये हर परिवार, हर हाउस होल्ड में एक महिला को 10,000 रुपये देने जा रहे हैं। आप इतनी बेचैनी आपको लग रहा है अब वोट से हम नहीं जीत सकते, पैसे चुनाव हम जीत जाएंगे। अच्छा, आप देखिए उसको दूसरे डायरेक्शन में दे रहे हैं। आप अगर वो पढ़ेंगे पूरा रोजगार योजना, महिला रोजगार योजना, हमने पढ़ा तो उसमें ये कहाँ लिखा हुआ? वो कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपया अभी इसलिए दे रहे हैं कि आप एक चयन करो कि क्या रोजगार आपको करना है, वो रोजगार की आप शुरुआत कीजिए, हम उसका आकलन करेंगे, हमारी टीम जाएगी और आपको जरूरत होगा तो हम 2 लाख रुपया और देंगे। और इवन और जरूरत होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि और पैसे देंगे, बैंक से भी हम लोन दे रहेंगे, जीविका के माध्यम से भी लोन होगा। तो हम स्वावलंबन की ओर बिहार को ले जा रहे हैं, स्वावलंबी बनाने के लिए अपनी महिलाओं को ले जा रहे हैं। तो ये एक दिन का योजना नहीं है, चुनाव का योजना नहीं है, हम सर कह रहे हैं कि 5 साल की योजना है। आज शुरुआत हुई है। चुनाव के पहले 10,000 रुपया खाते में दे देना है। 10,000 रुपया तो उनको हम दे रहे हैं। वो दूसरी फ्री बीज नहीं है, ये फ्री बीज इससे रिलेट नहीं। वापस तो लेंगे क्या आप उसको, पैसे को नहीं लेंगे, लेकिन रोजगार होगा यहाँ पर। लोग अगर उसको उपयोग करेंगे, हमारी महिलाएं अगर स्वावलंबी बनेंगी तो क्या आप हमारी बहनें बनेंगी तो आप नहीं चाहते? विरोधी कहाँ है उसके? हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना आपने 5-10 साल पहले मैंने कर दिया होता। मैंने शुरुआत में बोला ना कि हम उन गड्ढों को भर करके वातावरण तैयार किए। वातावरण अभी तैयार हुआ है तो हम सब कर रहे हैं। एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा 5 साल में। हम बिहार को उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं। आप जैसे देखिए कि अभी हम जीडीपी हमारा बढ़ा, तो हम उस लेवल पर बिहार को 5 साल के बाद ले जाना चाहते हैं कि बिहार गुजरात और दूसरे महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के तुलना में आ जाए। तो हमने तो पटकथा पहले लिखी थी, उसको शुरुआत कर दी है। 5 साल के बाद इसका रिजल्ट आएगा। और ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ तक 125 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, तभी महिला एक संवाद हुआ था अभी, और गाड़ी हमारी निकली थी और सब जगह जा कर के जीविका बहनों से, और चाहे वहाँ गांव-गांव में जाकर संवाद, सबने बोला था कि बिजली में कम से कम इतना ये होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी भी की तो महिलाओं से संवाद करके किया। तो मुख्यमंत्री तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के कि सबसे संवाद करके, जनता से संवाद करके योजनाएं लागू करते हैं। और ये संवाद स्थापित करके ये योजना लागू हुआ, जनता की मर्जी से हुआ है, कोई जबरदस्ती जनता पर थोपा नहीं गया। शराबबंदी की बात करते तो हमको आपके पार्टी के जो संरक्षक हैं और सुप्रीमो कह लीजिए, जो भी संरक्षक हैं, संस्थापक हैं, आपके पिताजी भी हैं, उनकी बात याद आ जाती है। अभी देखा, मैं कल खबर देख रहा था, जीतन राम मांझी जी ने कहा कि थोड़ी थोड़ी पिया करो और इसको सरकार जो है इसको माफ कर दे। आप भी इसके समर्थक हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी एक अलग व्यक्तित्व हैं और उन पर मुझे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। उनकी बात पर तो कुछ बोल दीजिए, आप ही के पार्टी। देखिए, उनका कहने का मतलब कुछ और होता है। अब वो कह रहे हैं कि जो भी लोग बंद हैं
गलत तरीके से लोगों को कहीं कहीं कोई जैसे माफिया होता है एक, वो सप्लाई चेन चलाता है और गरीब व्यक्ति को ट्रैप करके उनसे कुछ इस तरह के काम कराता है, बेचारे वो पकड़े जाते हैं, वो भागे रहते हैं का अपना तरीका। लेकिन हम बता देते हैं आपको, जीतन राम मांझी जिस कम्युनिटी से आते हैं वो कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा समझिए कि अभी साफ है शराब। हमारे के यहाँ कोई कुछ पैसा कमाता है और शाम तक उसके पास सारे खत्म हो जाते हैं, बच्चों के लिए उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। तब तो मांझी जी कह रहे हैं कि इन लोग को छोड़िए। मांझी जी कह रहे हैं कि उन लोग जो बंद हैं वो परिवार के लिए रोजी रोटी के वही साधन थे, अगर वो बंद है तो उनको दिक्कत हो रहा है, तो एक संवेदना अपनी प्रकट कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि शराब चालू कर दिया। आप उस लोग पत्रकार भाई बंधु उसको दूसरे तरीके से रिलेट कर जीविकोपार्जन के लिए। आप शराबबंदी के इस फॉर्मेट के समर्थक हैं? निश्चित तौर पर ये शराबबंदी अगर नहीं होता तो संतोष मांझी आपके पास नहीं होता। हम पूरे जीवन हमने उसको सेवन नहीं किया, इसलिए हम आज हैं। आप तो शराबबंदी से पहले नहीं, हम एक उदाहरण कर रहे हैं कि हम शराब कभी जीवन में नहीं पिया, तो आज नहीं पिया, आपके पिताजी ने भी नहीं। हाँ, नहीं पिया, तभी हैं। अगर हम लोग उसको सेवन करते, चूंकि आपके पिताजी ने अपने परिवार के किसी मेंबर, मेरे पिताजी ब्रांड एम्बेसडर है उसके। देखिए कि जिस कम्युनिटी से हम आते हैं कोई सोच नहीं सकता वहाँ पहुँच जाएगा, तो इसका कारण सिर्फ यही था कि उन्होंने शराब का सेवन जीवन में नहीं किया और अपने होश हवास में रहें, पढ़े लिखे, उन चुनौतियों का सामना करके भी तो आज जीतन राम मांझी जी का नाम है। अगर वो भी उसमें चले जाते हैं तो आज जीतन राम मांझी को कोई नहीं जानता, तो शराबबंदी के हम क्यों नहीं समर्थक रहेंगे। संतोष भाई जी, हम बात कर लें, संतोष सुमन जी, हम बात कर लें, विधानसभा चुनाव सामने है और हम देख रहे हैं अभी तक आपके गठबंधन में, चूँकि आप उस गठबंधन की एक पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ। ये अमित शाह जी आप लोग को इतना झुला रहे हैं, क्या माजरा क्या है? देखिए, अगर ऐसा कहेंगे तो उधर कहाँ हुआ, अगर तुलना किया जाए, लेकिन हम तुलना क्यों करेंगे, आप अपनी बात करते हैं। नहीं, सही बात है। जहाँ तक हमारे गठबंधन की बात है तो देखिए, सब गठबंधन के साथी को पता है, एक तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, सबको पता है कि क्या है कितना है। एक फाइनल मुहर की बात होती है और एक फाइनल डिजिट की बात होती है, संख्या जिसको आप कहते हैं, तो भी आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। हम लोग सब एक साथ बैठेंगे, कहीं पर कोई विवाद नहीं है, सबको पता है कि हमारी सीमा कितनी है, लिमिटेशंस कितनी है, हम कहाँ कहाँ मजबूत हैं। और हम सबसे पहली बार बिहार में आप देखे होंगे कि इस बार कांग्रेस का यात्रा हुआ, राहुल जी को बना दिए, कैसे सारथी बना दिए, और बेचारे सीएम को रात में सपना देखते हैं और सुबह उनका सपना टूट जाता है। वो सोच में थे कब राहुल गांधी कहें कि हम सीएम कैंडिडेट हैं, पत्रकार पूछता है तो उसको छटक जाते हैं। आप अपनी बात करिए ना, उसकी तो छोड़ दीजिए, वो तो अपना तय कर लेंगे। मेरे के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही समय पर सब चीज हो जाएगा। कोई इफ बट, कोई ममरिंग, किसी तरह का मतभेद, कोई मनभेद जिसको कहते हैं, कुछ नहीं होगा और सबको सम्मानजनक सीटें मिलेगी और सब खुशी पूर्वक हम एक साथ काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि अभी भी हमारा विधानसभा सम्मेलन चल रहा है, 5 दल के लोग मिल करके सम्मेलन कर रहे हैं। इससे पहले जिला सम्मेलन हुआ, हम एक साथ साझा सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाला समय चुनाव अभियान समिति बनने वाली है 25 तारीख के बाद हमारा, हम तो एक साथ हैं ही, और एक साथ सब एनडीए लड़ेगा ना, 243 सीट पर एनडीए लड़ेगा, यहाँ कोई अलग अलग नहीं लड़ेगा। पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सेकुलर, ये कितने सीट पर चुनाव लड़े? ये देखिए, हम लोग सब काम कर रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं, और हमको ये भी पता है कि हमको कौन कौन सा सीट पर चुनाव लड़ना है। जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ जो सही माध्यम है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपनी बात को पहुँचा चुके हैं और हम समझते हैं बहुत जल्द क्लियरिटी आ जाएगी। अभी इसको हम मीडिया में आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ भी बोलेंगे तो हम जवाबदेह पोस्ट पर हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे कहने का मतलब आधिकारिक बयान होता है, तो इसलिए इस पचड़े में अभी हम नहीं फंसेंगे। लेकिन सम्मान के साथ सब हैं और सम्मान के साथ समझौता। 7 से संख्या आगे बढ़ेगी। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे हमसे तो कोई भी पार्टी के कोई भी वर्कर चाहते हैं, यहाँ भी हम पूर्णिया में पिछले बार लड़े थे और हम चाहते हैं कि हमारी संख्या और बढ़े, तो अध्यक्ष होने के नाते तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें। और अब कोई चीज़ को हम बांध के नहीं चल रहे हैं, बता के भी नहीं चल रहे हैं। देखिए, कब तक कोई बातें नहीं होती है एक साथ, और जब तक वो पटल पर नहीं आता है तो हम कुछ भी बोलेंगे तो विवाद बनेगा। लेकिन निश्चित तौर पर आपको बताते हैं, जीतन बाबू बोलते हैं, थोड़ा आप भी बोल दीजिए ना। देखिए, आपको देख के लगता है कि आप थोड़ा ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अब देखिए, बीजेपी से अब जीतन राम मांझी जी हर कोई नहीं बन सकता है।
अब जीतन राम मांझी से मेरी तुलना क्यों करते हैं? नीतीश कुमार जी हर कोई बन जाएगा, नरेंद्र मोदी हर कोई बन जाएंगे, तो जीतन राम मांझी से तुलना मत कीजिए। वो हम लोग के आदर्श हैं, नेता हैं, और सौभाग्य से मेरे पिताजी भी आप हैं। उनकी बात से सहमति व्यक्त करते हैं? देखिए, वो अपने तरीके से सही बोलते हैं, लेकिन हम भी एक पार्टी के जवाबदेह पद पर हैं। हमें नहीं है बोलना है, हम उसको डिलीवर करना है, हमको वहाँ से लाना है, बात करके लाना है, अपनी एडवोकेसी करनी है और सही जगह करके। और हम समझते हैं जहाँ हैं वहाँ हम विचारधारा के साथ हैं, बिहार के विकास के साथ हैं। थोड़ा थोड़ा हिंट कर दीजिए, 7 से ऊपर जाइएगा कि साथ मैंने तो स्पष्ट कहा है आपको कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मेरी तो कोशिश रहेगी ना कि हम ज़्यादा रहें, पीछे तो नहीं जाएं। बैकवर्ड डायरेक्शन में तो कोई नहीं जाना चाहता है, आगे ही बढ़ना चाहता है। तो निश्चित तौर पर ये सवाल का हम नहीं समझते कोई मतलब है, निश्चित तौर पर हम आगे रहेंगे। लेकिन संख्या आप पूछेंगे तो संख्या मैं नहीं बताऊंगा। संख्या कुछ तो बता दीजिए, 10, 20, जितन बाबू की तरह बोल दिए 20 कम से कम चाहिए हमको। देखिए, कोई भी चीज़ है भेग है, ये सब चीज़ जो अभी चल रहा है आपके माध्यम से, तो उस चीज़ को बोल करके और हवा देने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया संतोष कुमार सुमन जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आप जो है, आप थोड़ा सातिर पॉलिटिशियन टाइप व्यवहार करते हैं। आप अभी तक आप बोलने को तैयार नहीं हुई, सीट कितना चाहिए आपको। इसलिए जीतन बाबू पसंद आते हैं कि साफ साफ कम से बोल देते हैं, कम से कम कि हमको इतनी सीट चाहिए और क्यों चाहिए वो भी बताते हैं आपको। आप शराबबंदी पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। खैर, बहुत शुक्रिया, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम समझते हैं कि आपको आपकी कोई भी बात गंभीरता से कही जानी चाहिए आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और आपका मंच ऐसा ही सजा रहे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।